हे एवरीवन, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, सबसे पहले आप सब से मैं माफ़ी मांगूंगा, दिल से माफ़ी मांगूंगा, बिकॉज काफ़ी दिनों से लेक्चर नहीं अपलोड हो रहे थे। और इसका रीज़न ये था कि भाई मेरा लैपटॉप जो था वो काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा था। मुझे लेक्चर लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसको बनवाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ठीक है, सो इसलिए अब होप करता हूँ कि फर्दर कुछ खराबी ना हो, जिससे कि हमारा लेक्चर में इंटरप्शन कुछ ना हो। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था सॉलिड स्टेट में, कि क्लोज पैकिंग क्रिस्टल हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, 1D 2D 3D ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। हम लोगों ने हर डायमेंशन में क्लोज पैकिंग किया था क्रिस्टल का। ठीक है, ओके। अब आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे? आज की क्लास में हम लोग सीसीपी स्ट्रक्चर में और एससीपी स्ट्रक्चर में टेट्राहेड्रल वॉइड की क्या पोजीशन है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या पोजीशन है, टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या नंबर है, कितने टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे, ये सारी बातें करेंगे। तो दो चीज आज के क्लास में हम लोग करेंगे। पहला, हम लोकेशन या फिर पोजीशन की बात करेंगे सबसे पहले, और दूसरा हम नंबर की बात करेंगे। ठीक है, ओके। किसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। किसमें? सीसीपी स्ट्रक्चर में और एचसीपी स्ट्रक्चर में। क्लियर है बच्चों? तो एक एक करके हम उठाते हैं। सबसे पहले हम सीसीपी को उठा लेते हैं, फिर हम एचसीपी को उठा लेंगे। तो जब भी मैं बात करूं सीसीपी का, तो तुम ये जानते हो कि सीसीपी इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। अब जब एफसीसी के इक्विवेलेंट है सीसीपी, तो तुम क्या इसका जेड नहीं कैलकुलेट कर सकते हो? भाई, जो जेड तुम एफसीसी के लिए निकालोगे, वही जेड तुम्हारा सीसीपी के लिए भी हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज सीसीपी इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी, राइट? तो हम क्या करते हैं, हम एफसीसी के लिए जेड निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम हम यही कर लेते हैं। ठीक है, इससे अपने को नंबर ऑफ एटम पता लग जाएगा। तो जेड का मतलब क्या होता है बच्चों? जेड इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। ठीक है, यही होता है जेड, और इसको हम एफसीसी के लिए निकाल रहे हैं। तो तुम जानते हो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में जो एटम होगा वो 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट होगा और 6 फेस सेंटर पर प्रेजेंट होगा। 6 फेस सेंटर पर प्रेजेंट होगा, 6 फेस सेंटर पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा 8 कॉर्नर, राइट, और ये रहा तुम्हारा 6 फेस सेंटर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब कॉर्नर के लिए कंट्रीब्यूशन तुम कितना लेते हो? 1/8 लेते हो, और फेस सेंटर के लिए कंट्रीब्यूशन कितना लेते हो? 1/2 लेते हो, राइट बच्चों? 1/2। अब जब तुम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, तो ये 8 1 जा 8, ये हुआ 1, और ये 2 3 जा 6, तो 1 प्लस 3 कितना आएगा? 4 आएगा। यानी कि जेड की वैल्यू जो आ रही है अपने पास, कितनी आ जा रही है? 4 आ जा रही है। अब इस जेड की वैल्यू आने का फायदा क्या होगा पता है? देखो, जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड आएगा आएगा सीसीपी में, जितना भी टेट्राहेड्रल वॉइड या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड सीसीपी में आएगा, उसको हम इस जेड की वैल्यू से कंपेयर कर पाएंगे। हम ये बता पाएंगे कि भाई पर्टिकुलर एटम के लिए कितना टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है, कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि हमें ये जेड की वैल्यू पता चल गई, हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल गए। क्या समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले तो हम टेट्राहेड्रल वॉइड को देख लेते हैं सीसीपी स्ट्रक्चर में, कि इसका पोजीशन क्या है, ठीक है, और इसका नंबर क्या है। तो पोजीशनिंग जो होती है, वो पोजीशनिंग होती है बच्चों अलोंग बॉडी डायगोनल। ये बॉडी डायगोनल पर पाया जाता है सीसीपी स्ट्रक्चर में। जरा इस डायग्राम पर फोकस करना। ये एक सीसीपी स्ट्रक्चर है ना? इस सीसीपी स्ट्रक्चर को हमने 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया गया है। 8 क्यूब में डिवाइड कर दिया है। अब जरा इस सीसीपी स्ट्रक्चर में तुम बता सकते हो बॉडी डायगोनल कहां-कहां पर प्रेजेंट होगा? इस कॉर्नर से सर इस कॉर्नर तक एक बॉडी डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 2 बॉडी डायगोनल, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 3 बॉडी डायगोनल, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक 4 बॉडी डायगोनल तुम्हारे पास प्रेजेंट होंगे, है ना? 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होंगे। रुक जाओ, मैं हाइलाइटर ले लेता हूं ताकि ये डायग्राम में कुछ इंटरप्शन ना आए। ठीक है, ओके। 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होंगे तुम्हारे पास। कितने? 4। 4 बॉडी डायगोनल। ये रहा, देखो नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल तुम्हारे पास 4 रहेंगे। अब देखो,
यहां पर अब हमें पता लगाना है कि भाई कैसे बॉडी डायगोनल पर ही टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले क्यूब को, ये वाला जो क्यूब है हमारा आखिरी वाला यहां पर, जो मैंने डार्क से एकदम करके शेड करके रखा हुआ है, जिस क्यूब को इन 8 क्यूब में से इस वाले क्यूब में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है वो कुछ कहीं यहां बन रहा है, ये बीच में। ये कैसे बना है टेट्राहेड्रल वॉइड? ये टेट्राहेड्रल वॉइड बना है बच्चों इस एटम के थ्रू, इस एटम के थ्रू, इस एटम के थ्रू और इस एटम के थ्रू। ये बीच में तुम्हारा टेट्राहेड्रल वॉइड बना है, ठीक है? और ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हारा बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है। कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है। टेट्राहेड्रल वॉइड बना कैसे होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड बना होगा, ये मान लो एटम नंबर 1 है तो मैंने एटम नंबर 1 बना दिया। ये मान लो एटम नंबर 2 है तो मैंने एटम नंबर 2 बना दिया। ये मान लो एटम नंबर 3 है तो मैंने एटम नंबर 3 बना दिया। और इसके ऊपर मैं एटम नंबर 4 को ऊपर से रख देता हूं, ये मैंने 4th एटम रख दिया। क्लियर है? ओके। तो जो अब ये बीच में, अब यहां पर ये जो बीच में ये वॉइड जो बीच में आ रहा है ना, ये वॉइड, ये बीच में यही तुम्हारी हो जाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है। अब जरा तुम अंदाजा लगा सकते हो, अगर मैं इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक बॉडी डायगोनल बनाता हूं तो, ठीक है, तो एक तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड इधर पर बना, इधर पर इस क्यूब में, है ना, इस क्यूब में हमारा बना, राइट। उसी तरीके से हमारा इस वाले क्यूब में नहीं बन जाएगा बच्चों, ये वाले क्यूब में नहीं बन जाएगा बॉडी डायगोनल पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड, और वो भी टेट्राहेड्रल वॉइड हमारा बॉडी डायगोनल पर ही होगा। तो यानी कि अपने को ये मालूम चला कि अगर मैं यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल बनाता हूं तो मेरे पास इस बॉडी डायगोनल पर टोटल 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे, है ना बच्चों? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल बनाता हूं। एक टेट्राहेड्रल वॉइड तो मुझे ये मिला और एक टेट्राहेड्रल वॉइड मुझे इस क्यूब की मदद से यहां पर कहीं मिलेगा, है ना? यहां पर कहीं मिलेगा, यहां पर। ओके, तो ये मेरा 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एक बॉडी डायगोनल पर मिलेगा। हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि भाई 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होते हैं, और जब 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट होते हैं तो एक बॉडी डायगोनल पर हमारे पास, 1 बॉडी डायगोनल पर हमारे पास कितने टेट्राहेड्रल वॉइड? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड। तो 4 पर कितने हो जाएंगे बच्चों? 4 पर हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। 4 बॉडी डायगोनल पर हमारे पास 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो नंबर भी तुमको मालूम चल गया और पोजीशनिंग भी तुमको मालूम चल गई। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आर फॉर्म्ड अलोंग बॉडी डायगोनल। देयर आर 2 tetrahedral void on each body diagonal and number of body diagonal is equal to 4, then number of tetrahedral void is equal to 8. So अगर हम इस 8 को कंपेयर करें इस 4 से, इस वाले 4 से, z की वैल्यू से, ठीक है, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को हम z की वैल्यू से कैलकुलेट करें, नंबर ऑफ एटम से कंपेयर करें, ठीक है, तो हमें ये पता चलेगा कि पर एटम के लिए हमारे पास 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है सीसीपी स्ट्रक्चर में। तो ये बात हुई तुम्हारी कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना नंबर होगा, क्या पोजीशन होगा सीसीपी स्ट्रक्चर में। क्या सबको समझ में आया होगा? अगर समझ में आया होगा और आप नए बच्चे हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बच्चों, ठीक है। और जो पुराने वाले हैं वो अपने वैल्यूएबल कमेंट देना, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो उसको पूछना, ठीक है। चलो तो आगे फर्दर अब हम बढ़ते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की बात करते हैं, किसमें? सीसीपी स्ट्रक्चर में। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहो एक एक चीज को। सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की अगर हम बात करते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होता है बच्चों वो हमारा प्रेजेंट होता है बॉडी सेंटर और एज सेंटर पर। तो सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट रहता है, मतलब कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर बनता है और कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर बनता है। ठीक है, देखो भाई, ऑक्टाहेड्रल ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। मान लो ये ए एटम है, ये बी एटम है, ये सी एटम है, ये डी एटम है ना। तो ये इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, राइट। ये ए बी सी डी एक ही प्लेन में है, ठीक है, और ऊपर से मैंने ई लाया, ठीक है, और नीचे से मैं एफ लेके आ गया। ओके,
तो इन 6 एटम की वजह से बीच में ये हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया टोटल। ये पूरा हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप बन गया। अब वॉइड किसको बोल रहे हैं? तो इस ऑक्टाहेड्रल शेप की वजह से जो बीच में वॉइड क्रिएट होगा वही हमारा वॉइड बना, वही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड माना जाएगा। इसी को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोल रहे हैं। तो मतलब कि जो भी हमारा स्ट्रक्चर हो, सीसीपी अरेंजमेंट हो, उसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर हमें आना चाहिए, मिलना चाहिए। ठीक है? ओके, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने के लिए। ठीक है? तो देखते हैं हम एक क्यूब उठा के कि इसमें उस क्यूब में ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है? तो देखो हम क्या किए, हमने एक क्यूब उठाया और हमने टॉप का फेस सेंटर ले लिया, हमने बॉटम का फेस सेंटर ले लिया, हमने लेफ्ट का फेस सेंटर ले लिया, हमने राइट का फेस सेंटर ले लिया, हमने फ्रंट का फेस सेंटर ले लिया और हमने बैक का फेस सेंटर ले लिया। राइट बच्चों? ये टोटल हमने 6 फेस सेंटर ले लिए, जिसमें से 4 फेस सेंटर कौन-कौन से? लेफ्ट वाले, फ्रंट वाले, बैक वाले और राइट वाले। ये सब एक ही प्लेन में होंगे और ऊपर से टॉप और नीचे से बॉटम, ये 6 फेस सेंटर मिलके बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड नहीं बना देंगे। और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कहाँ पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर नहीं प्रेजेंट है। अब अगर तुमको दूसरा अगर तुमको दूसरा दूसरा अगर तुमको बनाना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी सेंटर पर ही, तो क्या तुमको उसके लिए नया क्यूब नहीं लेना पड़ेगा? बिल्कुल लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी सेंटर एक क्यूब में एक ही होता है। तो तुमको ये बात समझ में आ गई कि बॉडी सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा, वो सिर्फ एक ही होगा। ठीक है? अगर बाकी का बनाना है तो हमें दूसरा क्यूब लेना पड़ेगा। राइट बच्चों? क्या समझ में आया? यस और नो बोल दो, यस और नो बोल दो। क्लियर है? तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर प्रेजेंट होगा? बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा। ठीक है? ये ध्यान रखना। सवाल होता है अब कि एज सेंटर पर ध्यान से सुनना। एज सेंटर पर देख लेते हैं कि एज सेंटर पर कैसे बनता है। देखो ये जो है, ये चीज़ जो है, ये वाली लाइन, व्हाट इज़ दिस लाइन? अरे! ये क्या हो गया भई? रुक जाओ, ऐसे नहीं दिखाता हूँ मैं, ऐसे दिखाता हूँ। ये वाली लाइन क्या है? इस लाइन को तुम क्या बोलोगे? इस लाइन को तुम बोलोगे एज। क्या बोल दोगे बच्चों? एज बोलोगे। अब एस इसके सेंटर को तुम क्या बोलोगे? एज सेंटर। और इसी एज सेंटर पर हमें क्या बनाना है? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाना है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बना होगा? तो देखो, मैंने क्या किया बच्चों? मैंने ये फेस लिया, ये वाला फेस लिया, है ना? ये वाला फेस, ओके। इसका सेंटर लिया, ये एक फेस सेंटर मेरे पास हो गया। मैंने फिर इसी के जस्ट अपोजिट वाला फेस सेंटर लिया, ये, ठीक है? राइट, 2 फेस सेंटर मेरे पास हो गए। फिर मैंने ये टॉप का फेस सेंटर लिया, है ना? टॉप का फेस सेंटर लिया और फिर मैंने नीचे से बॉटम का फेस सेंटर लिया, ठीक है? तो मेरे पास 4 फेस सेंटर हो गए। कितने बच्चों? 4 फेस सेंटर हो गए, राइट? और फिर मैंने साथ ही साथ में और क्या लिया बच्चों? और मैंने लिया 2 कॉर्नर के एटम, 2 कॉर्नर के एटम, ये वाला और ये वाला, है ना? ये आपको 4 क्यूब दिख रहे हैं, 1, 2, 3 एंड 4 समझाने के लिए लिया हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने 2 कॉर्नर के एटम लिए। तो अब देखो हमें ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड बनाने के लिए कितने एटम की जरूरत है? हमें 6 ही तो जरूरत है। देखो यहां पर भी 6 एटम की जरूरत थी। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 प्लेन में और 4 4 कहां पर? 4 प्लेन में और 2 अप पर और डाउन पर, 2 अदर प्लेन में, ठीक है? 2 अदर मतलब उसमें एक्सिस में, ठीक है? उसी तरीके से यहाँ पर भी 6 तुमको मिल गए। तो इन 6 से तुम नहीं बना लोगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम्हारे यहाँ पर बना, जो ये कहाँ होगा? रुक जाओ, काफ़ी यहाँ पर होच-पोच हो गया, इसको मैं मिटा के तब लिख देता हूँ, है ना? ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम्हारा बना है, ये वाला, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड तुम्हारा कहाँ पर प्रेज़ेंट है? एज सेंटर पर प्रेज़ेंट है। तो एस सेंटर पर कैसे बनता है पोजीशनिंग, ये मालूम चली तुमको सीसीपी स्ट्रक्चर में। और बॉडी सेंटर में कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये मालूम चला, उसकी पोजीशनिंग मालूम चली। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब जरा देखो बच्चों, अगर हम कंसीडर करें सिर्फ इस एज की, ठीक है? देखो ध्यान से देखना, इस एज को देखें
इस एज को देखें, एच को, एच, ये एज इन चारों क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है, इन चारों क्यूब में पार्टिसिपेट कर रहा है ना। तो इस एज का कंट्रीब्यूशन क्या 1/4 नहीं हो सकता है? इस पूरे स्ट्रक्चर के लिए, इस पूरे सीसीपी स्ट्रक्चर के लिए 1/4 कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है? बच्चों, हमारे पास कितने एज प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, कितने एज प्रेजेंट होते हैं? देखो, तुम यहां पर ये नहीं बोल सकते हो कि यहां पर एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट है। क्यों? बिकॉज ये वाला जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये 3D में रिपीट हो सकता है, लेकिन ये वाला ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3D में रिपीट नहीं होगा। हमें नया ही स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए नया स्ट्रक्चर लेने की जरूरत नहीं, ये 3D में रिपीट हो सकता है। बात समझ में आ रही हो? अगले एज पर भी बन सकता है, उसके अगले एज पर भी बन सकता है, समझ रहे हो? तो यहां पर एक ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट नहीं होगा, ज्यादा ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो इसलिए अब उसको कैसे पता लगाएंगे हम लोग? हम जानते हैं हमारे पास 12 एस सेंटर होते हैं, है ना? 12 एस सेंटर होता है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? उसका कंट्रीब्यूशन है 1/4। एच एच का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। तो 4 3 जा 12। तो 3 ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड होगा वो हमारा कहां पर प्रेजेंट होगा? एज सेंटर पर प्रेजेंट होगा। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगा वो हमारा बॉडी सेंटर पर प्रेजेंट होगा। तो बच्चों 1 + 3 कितना हुआ? 4 हुआ। क्या 4 होगा? तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक कहां पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर। और ये 4 3 जा 12, 3 कहां पर प्रेजेंट है? एज सेंटर पर। ठीक है, तो 1 + 3 = 4। तो ये आ गया तुम्हारा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और जेड की वैल्यू हमारी कितनी आई थी सीसीपी में? 4 आई थी। मतलब कि पर एटम के लिए हमारे पास, पर एटम के लिए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट है पर एटम के लिए? 2। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास 8 आए थे और टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमारे पास कितने आए हैं? 4 आए हैं। क्लियर है? तो यहां से एक रिलेशन निकल के आ रहा है। हम देख रहे हैं क्या बच्चों कि जो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है वो हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के दुगुना है। और एक और चीज देख रहे हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हमारा किसके बराबर है? वो हमारा जेड के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एचसीपी। ये हमारा सीसीपी खत्म हो गया, पहला वाला अभी हमने बात कर लिया, ये वाला। अब हम स्टार्ट करते हैं एससीपी की बातें। तो एससीपी को देखते हैं, एससीपी में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? सॉलिड स्टेट बोला था ना, इतने मजे आ जाएंगे ना बच्चों आपको, है ना? तो आ जाओ, एचसीपी में जो नंबर ऑफ एटम होता है यानी कि जेड की वैल्यू, वो हमने पहले निकाली हुई है लास्ट क्लास में। नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना, फिर से नहीं बताऊंगा अब। वो हमारा 6 है ना? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए 6 होता है नंबर ऑफ एटम, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो ये 6 होता है, राइट? अब जब जेड की वैल्यू 6 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितना होगा? 6 होगा। क्यों, कैसे ये पता लगा हमें? हमें ऐसे पता चला, यहां पर ये देखो, बिकॉज ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू जेड, ये एक रिलेशन अपन ने बनाया ना, तो इसके वजह से हमारे पास ये मालूम चला कि 6 अगर जेड है यहाँ पर तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के दुगना हमारा क्या होगा? यानी कि 12, वो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। तो नंबर तो हमें ऐसे ही पता चल गए यहाँ पर। अब तो देखो, एग्जाम में हमें नंबर नंबर देखो, नंबर के लिए कोई दिक्कत नहीं। देखो, नंबर कैलकुलेशन करना, ये सब करना बड़ा आसान है यहाँ पर। लेकिन मेन बात है चीजों को समझना। ये अगर नहीं समझ में आ रही है ना तो दिक्कत हो जा रही है बॉस। ठीक है, चलो तो आ जाओ। अब नंबर की तो बात होगी एससीपी में कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने होंगे। अब बात करते हैं हम लोग पोजीशन की। ठीक है, ध्यान से देखते रहो। देखो बच्चों, ये लास्ट क्लास में भी आपको दिखा था ऐसा कुछ लेयर स्ट्रक्चर जिससे हेक्सागन बन रहा था। ये ए लेयर है, ये ए लेयर है और ये बीच में बी लेयर है। दो ए लेयर के बीच में बी लेयर है जिससे हमने हेक्सागन बनाया था, है ना? देखो यहाँ पर ये 1 एटम है, ये 2 एटम है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे। यहाँ पर ये गलत कुछ हो गया है मेरे से, 11 होगा, ये 12 होगा, ये 13 होगा, ये 14 होगा, ये 15 होगा, ये 16 होगा, ये 17 होगा। ये दिख रहा है? ये। अब देखो, मैं इसी को हेक्सागन पर अरेंज करता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, दोबारा से पेज आ गया है क्या? ओके, कोई बात नहीं, रुक जाओ, इसको मैं कट ही कर देता हूँ, है ना? कट करो, चलो बाद में ही कट कर दूंगा। ठीक है,
तो यहां पर देखो बच्चों, यहां पर तुम्हारे पास क्या है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 9 10 दिख ही रहा है तुमको, 11 है, 12 है, 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ठीक है, ओके, 17 है। तो ऐसा ही कुछ अरेंजमेंट यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो ये ए लेयर, बी लेयर और ए लेयर, तो ये वाली जो लेयर हो गई तुम्हारी फर्स्ट वाली, ये कौन सी, ए लेयर, ये तुम्हारी नीचे की ए लेयर और ये बीच का ये बी लेयर, है ना बच्चों, बीच का बी लेयर। अब तुम्हें क्या बनाना है, अब तुम्हें बनाना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने हैं, है ना, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनाने हैं। देखो कैसे बनाओगे तुम, जब तुम बच्चों, जब तुम 1 3 और 4 के ऊपर 8वें नंबर के एटम को रखोगे तो बीच में तुम्हारा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहां पर बनेगा, यहां पर, ठीक है, राइट। जब तुम जब तुम जब तुम 2 4 और 5 के ऊपर, ठीक है, 9th वाले एटम को रखोगे तो तुम्हारा यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। जब तुम 6 4th और 7th के ऊपर 10th वाले को रखोगे तो तुम्हारा यहां पर बनेगा, ठीक है, 3 यहां पर बने। अब तुमने क्या किया, अब तुमने 13th 14th और 11th के ऊपर 8वें को रखा तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बना। उसी तरीके से 14वें 12वें और 15वें पर जब तुमने 9th को रखा तो तुम्हारा यहां पर बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ठीक है। जब तुमने 14वें एटम 16वें एटम और 17वें एटम के ऊपर 10वें को रखा तो यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बना। ध्यान से सुनना मेरी एक बात को, ठीक है, तो टोटल अभी तक 6 टेट्राहेड्रल वॉइड बन गए, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब अब क्या हुआ, अब तुम क्या कर रहे हो, तुम 8 9 10 के ऊपर 8 9 10 के ऊपर तुम क्या कर रहे हो बच्चों, इस 4th वाले को रख रहे हो, किसको रख रहे हो, इस 4th वाले एटम के रख रहे हो, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो 6 बन गए थे हमारे पास प्लस एक ऊपर से बना। अब जब तुम नीचे से इस 8 9 के 10 के ऊपर 14th को रखोगे तब तुम्हारे पास एक और टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, है ना, तो ये तुम्हारे पास 6 + 2 8 बन जाएंगे। ये जो आठों टेट्राहेड्रल वॉइड तुम्हें दिख रहे हैं बनते हुए, ठीक है, 3 नीचे 3 ऊपर 2 बीच में, है ना, तो ये जो आठों बन रहे हैं तुम्हारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड दिखते हुए, ये तुम्हारे इनसाइड यूनिट सेल होंगे, ये शेयर्ड नहीं है ना, इनसाइड यूनिट सेल होंगे। जरा और क्लैरिटी के लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, देखो मैंने पूरा इलैबोरेट किया हुआ है बच्चों, अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है, बड़ी मेहनत से ये सब नोट्स बने हुए हैं, है ना, देखो 1 3 4 को 8 से कवर किया, ठीक है, 1 3 4 के ऊपर 8 को रखा, उसी तरीके से 11 यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ से नहीं देखते, यहाँ पर मैंने नंबरिंग चेंज कर दिया ना, ओके यस बिल्कुल, उसी तरीके से 11 13 14 को 8 से के ऊपर 8 से रखा, उसी तरीके से 2 4 5 9 2 4 2 4 5 एंड ऊपर से 9, ठीक है, उसी तरीके से देखो 12 14 15 और उसके ऊपर 9, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे टेट्राहेड्रल आठों बने हैं, तो आठों मैंने बना के यहाँ पर दिखाया, आप देख लेना, ठीक है, मैंने समझा दिया है, ओके ओके। तो यहाँ पर ये जो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, ये तुम्हारे यूनिट सेल के अंदर होंगे। बचे तुम्हारे पास और 4, क्यों कैसे 4 बचे? क्योंकि हमने टेट्राहेड्रल वॉइड तो भाई 12 देखा था, अभी तो हमने 8 ही कैलकुलेट किए ना, तो बाकी के 4 सर कैसे बनाओगे? बिल्कुल बनाएंगे बच्चों। तो पहले मैं पूरे जो पुराने 8 बनाया था, उसको मैं मिटा दूँ ताकि बाकी के 4 को दिखा दूँ, है ना? चलो, तो मैंने इसको मिटा दिया पूरे अच्छे तरीके से। क्या बाकी के 4 को मैं दिखा सकूँ तुमको। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखते रहना। यहाँ पर देखो, जो 2 होंगे, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, वो एज पर प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? एज पर प्रेज़ेंट होंगे, यहाँ पर। देखो एज पर प्रेज़ेंट होंगे, ठीक है? तो हमारे पास कितने एजेस हैं? टोटल 6 एजेस हैं इस पूरे हेक्सागन स्ट्रक्चर में, 6 एज प्रेज़ेंट होते हैं, है ना? हेक्सागन में 6 एज प्रेज़ेंट होते हैं हमारे पास। तो 6 एज प्रेज़ेंट हैं हमारे पास, तो हर एज पर हमारे पास कितना प्रेज़ेंट है? कितना टेट्राहेड्रल वॉइड है? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है ना?
अब हम जानते हैं हेक्सागन के लिए कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/3 होता है। कैसे 1/3 होता है बच्चों? अगर तुम इस एज को कंसीडर करो, ये वाला एज है, ये वाला, इस एज को कंसीडर तुम करते हो, ये वाले एज को, तो ये वाला एज कितने हेक्सागोनल क्यूब से घिरा हुआ है? नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, और यहां पर एक और हेक्सागन नहीं बन सकता है क्या? यस और नो बोल दो फटाफट से। ये नंबर 3। तो ये जो एज है ग्रीन वाला, ये 3 हेक्सागोनल क्यूब से तुम्हारा क्या है बच्चों? घिरा पड़ा है। समझ में आ रही है बात? टोटल 3 हेक्सागोनल क्यूब है, उससे घिरा हुआ है। तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पर एच का कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब देखो 6 into 2 कर देंगे हम, ठीक है? 6 into 2 प्लस कंट्रीब्यूशन कितना? 1/3। तो 2 6 जा 12 प्लस 1/3 क्या 3 4 जा 12 नहीं आ जाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो हमने कितना निकाला था बच्चों? टोटल 12 निकाला था। तो 8 तो यूनिट सेल के अंदर प्रेजेंट होगा और 4 जो होंगे हमारे शेयर्ड होंगे। देयर आर टोटल 12 टेट्राहेड्रल वॉइड इन HCP। इसकी हमने पोजीशनिंग भी जान ली। हाँ, समझ में आया? यस और नो बोल दो फटाफट से। ये होता है बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड का खेल, गेम। ठीक है, राइट, ओके। और बचा अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो इसको भी देख लो, इसको भी देखो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड तो हमने कवर कर लिया। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड को देखते हैं। तो अब देखो, अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां पर बनेगा, ध्यान से समझना। देखो फिर से बता दे रहा हूं मैं, यहां पर देखो तुम्हारा जो है, ध्यान से देखते रहना, यहां पर, यहां पर और यहां पर, यहां पर, यहां पर और यहां पर क्या बना था बच्चों? यहां पर तुम्हारे बन गए थे, यहां पर तुम्हारे बन गए थे टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बनेगा? ए हे, ये क्या हो गया? दूसरा कलर लेना है मुझे। यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। तो बच्चे वाले जो हैं, बच्चे वाले स्पेस हैं, उसके अंदर ऑक्टाहेड्रल तुम बना लो। तो 3 + 3 6 बनेंगे। तो 6 तुम्हारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा पता है? देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो बनेगा, ये देखो उसकी पोजीशनिंग कैसे आएगी पता है? देखो ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से देखते रहना। देखो, यहाँ पर मैं इस यहाँ पर कैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा? तुमने क्या किया, ये एटम को उठाया, ये एटम को उठाया और ये एटम को उठाया, ठीक है? और तुमने ये एटम को उठाया, ये एटम को उठाया, ये एटम को उठाया, ठीक है? तो ऐसे कुछ बना। देखो ऊपर के 3 एटम, राइट? ऊपर के 3 एटम, राइट? और नीचे के 3 एटम, ओके? नीचे के 3 एटम, नीचे के 3 एटम, ओके? ये नीचे के 3 एटम। तो इन दोनों की वजह से तुम्हारा स्टार शेप स्ट्रक्चर नहीं बन सकता है, याद करो। और वही ये जो बीच में आएगा, बीच में जो जगह आएगी, अरे देखो मैं ऐसे ही करके बता देता हूँ। यहाँ पर एक सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, है ना? ओके, अब मैं अब क्या करता हूँ, ओके, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल और ये एक सर्कल। ये रेड वाले ऊपर के ये 3 हो गए, है ना? और नीचे वाले ब्लू कलर के ये वाले होंगे, नीचे वाले मालूम है? तो इधर से हमारा यहाँ पर बीच में टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है एक, ठीक है? उसी तरीके से बाकी भी बनेंगे, ये टोटल 6 बनेंगे, ठीक है? तो 6 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं, उसकी भी पोजीशनिंग मैंने तुमको बता दी। और 12 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, किसमें? HCP में। और यहाँ पर ये CCP के अंदर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चों? CCP के अंदर हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड 8 प्रेजेंट होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 प्रेजेंट होते हैं। क्या समझ में आए? अब आ जाओ कुछ सवाल देख लेते हैं, इस पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस यही लास्ट फॉर्मूला बनाने वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं और बाकी वैरायटी तो अपन ने कर ही लिया है ना? चलो आ जाओ, क्वेश्चन क्या है देख लो, ध्यान से समझना कि डिटरमाइन द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है? फॉर्म्ड बाय, रुक जाओ थोड़ा-सा ऊपर कर लेता हूँ। ए, बी, सी, ए और बी और सी इन व्हिच सी अरेंज्ड इन सीसीपी। तो जब सी अरेंज्ड है सीसीपी में,
तो सीसीपी इज इक्विवेलेंट टू एफसीसी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एफसीसी एटम निकाल सकते हैं क्या? नंबर ऑफ सी का एटम निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ सी एटम विल बी 8 कॉर्नर, है ना, इंटू 1/8 प्लस 6 फेस सेंटर इंटू 1/2। ये कितना आएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। 4 आ गया हमारे पास सी के लिए, ठीक है। अब हमें ए निकालना है। ए इज द 50% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। मैं क्या करूंगा, 50% का मतलब 1/2 होता है, राइट बच्चों? ध्यान से देखते रहना, देखो मेरे सॉल्व करने का तरीका देखो। 50% मतलब 1/2 होता है। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड मेरा किसके बराबर होगा? जेड के बराबर होता है। याद करो, ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू जेड, राइट बच्चों? ये रिलेशन याद है ना? तो जेड कितना आया मेरे पास? 4 आया है। तो 1/2 इंटू 4 नहीं कर दूंगा, इससे मेरा ए का एटम निकल जाएगा। तो 2 2 जा 4। तो यहां पर ए आया मेरे पास 2, राइट। अब देखो यहां पर बी कितना है? 25% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड मेरे पास 8 हो जाएगा, है ना। और इसका 25% मतलब कि 1/4, तो 4 2 जा 8, यानी कि यहां पर मेरे पास ये कितना आ गया? अगेन 2, बी एटम भी 2 आ गया। तो मेरे पास फॉर्मूला कितना आ रहा है? A2 B2 एंड C4, राइट बच्चों? A2 B2 एंड C4। एग्जाम में जैसे ये सॉल्व, देखो ये तो मैंने पर्टिकुलरली यहाँ पर सॉल्यूशन करके दिखाया हुआ है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे? एग्जाम में ऐसे करना है, पूरा नहीं लिखने जाना है ना? समझ रहे हो? इतना ज्यादा लिखेंगे तो फिर हो गया काम, ठीक है। ऐसे नहीं, स्मार्ट बनो, बी स्मार्ट, कैलकुलेशन फास्ट रखनी है अपने को, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाता है हमारा। देखो सी तो हमने निकाल ही लिया है, सी कितना है? 4 है। से अब ए निकाल लेते हैं नेक्स्ट में। 75% ऑफ ओवी, 75% यानी कि 3/4 होता है, इनटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास कितना है? 4 है, राइट। प्लस प्लस बच्चों, प्लस और क्या? प्लस 25% यानी कि 1/4 इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हमारे पास 8 है। तो ये हुआ 4 2 जा 8, यहां से 4 4 कैंसल, तो 3 + 2 इज इक्वल टू ए आ गया 5। देखो कितनी जल्दी आसानी से आया। और ये 75% अगेन 3/4 होता है, राइट। अगेन 3/4 होता है ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि इनटू टीवी। टीवी कितना है अपने पास? 8 है, तो 4 2 जा 8, ठीक है, 3 2 जा 6। ओके, 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया तुम्हारे बी का एटम। और सी का तुम जानती हो 4 है, तुमने निकाल ही रखा है। तो A5B6C4 विल बी आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चों रेडियस रेशो की बात करेंगे। आज की क्लास में नहीं, क्योंकि कॉन्टिन्यूअसली इतने देर से बोल रहा हूँ, इतना मस्त टॉपिक था ये, इतना अच्छे से इमेजिनेशन करवाना था इसको। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेडियस रेशो की बात करेंगे, ठीक है। रेडियस रेशो, ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। ये रेडियस रेशो, और इस तरीके से क्लियर होगा ना बच्चों कि आप जिंदगी भर याद रख पाओगे इसको। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी प्रॉब्लम है। बस आप मेरे मेहनत को, मेरी डेडिकेशन को दूर तक पहुंचाओ बच्चों। लव यू बच्चा पार्टी, लव यू ऑल।